रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी। मैं शब्द शुभम उपाध्याय और एज यू ऑल नो हमने मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया था। ठीक है, 5 लेक्चर ऑलरेडी उसके हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा जाके मूल कॉन्सेप्ट देखो। आज हम आगे बढ़ेंगे वही फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू करते हुए, और आज शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम शुरू करेंगे। और मैं आप सबको पता है क्योंकि एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं जेई नीट और एमयू ट्रिपल ई तीनों को एक साथ लेके चलता हूँ। पिछले सेशन में भी मैंने जेई नीट तक के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे पिछले वाले सेशन में। तो जो लोग मिस कर दिए कोई बात नहीं यार, वीडियोस में है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो, जाके देखो पीवाईक्यू और मिलाओ कि मैंने जो पढ़ाया है वो बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। दिस इज लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर है आज। ठीक है, और बहुत ढंग से एटॉमिक लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जितनी जल्दी मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ उतना जल्दी तो खत्म होने वाला ये है नहीं, सबको पता है कि मस्त सा चैप्टर है, बढ़िया सा चैप्टर है, तो दबा के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, और उससे पहले बिफोर मूविंग टू मेन कंटेंट, सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लो। जो जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जॉली गुड। जो नहीं जानते वो जान लो। मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। आई एम योर एमयू ट्रिपल ई केमिस्ट्री एजुकेटर। ठीक है, एसटीबीजी एप्लीकेशंस, एसटीबीजी एकेडमी के लिए। और मैं एक जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट हूं। साथ ही साथ आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। ठीक है, मैंने जेई मेन से एग्जाम को क्वालिफाई भी कर रखा है और आप सभी को पढ़ाने के लिए मैं एसटीबीजी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं। मैंने बीटेक भी मैं बीटेक भी परस्यू कर रहा हूं फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीजें मैटर भी नहीं करती है, मैटर करती है हमारा आपका रिलेशन और कितनी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले सेशन में। एक बार फटाक से मैं देख लेता हूं कि क्या सब लोग एक्टिव है या नहीं चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, बहुत, हाँ बिल्कुल, वो नोट्स भी इनफ है और एनसीईआरटी आप की पॉइंट पे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज क्लास में इंगेजमेंट भी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है चैप्टर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम जो है, बेसिकली थोड़ा नाम पे थोड़ा फोकस कर ले तो थोड़ा समझे तो सही कि चैप्टर जो है वो एक्चुअली कहता क्या है। तो यार चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है, वो पहले आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम जो हमारा मैटर था उसके फिजिकल वर्ल्ड में चीजें उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम उसके एटॉमिक लेवल पे सारी चीजों को डील करेंगे। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें आप पढ़ रखे हैं, बेसिक है। ठीक है, सबको पता होगा। तो हम बेसिकली उसके एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे बातें करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसकी डिस्कवरी को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है, थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो है एटॉमिक मॉडल्स का। सबसे पहली चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो एटम की जर्नी है ना यार, बड़ा इंटरेस्टिंग रही है। ठीक है, और अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो आगे जाके क्वांटम फिजिक्स, शब्द सुना है सबने, बिल्कुल, और इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितना मस्त तरीके से, जितने अच्छे तरीके से अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ गया ना आज यहाँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में आसानी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो क्वांटम समझ जाएगा, क्वांटम बहुत बड़ी चीज होती है ना। और अब आप कहोगे सर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के क्या क्या फायदा होगा। तो अरे भैया, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस का एक यूनिट है क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। और वहां आप देखोगे कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से नहीं पढ़े तो एक तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि वहां आपको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, सब एकेटीयू के टॉपिक्स में है। ठीक है, और इंजीनियरिंग के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वही चीज अभी हमको यहां पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ही इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक यूनिट अच्छे से निकाल पाओगे, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स, वह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना शुरू करता हूं इस केस में। एटॉमिक मॉडल की थोड़ी बात करते हैं, तो एक सेकंड, एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल आपको देखने को मिलेगा, देखिए 1803, जहां लिखा गया है जे डाल्टन। तो सबसे पहले एटम की जो बात की थी ना, यही एक साइंटिस्ट इन्होंने शुरुआत की थी एटम्स की बात करने की, वो थे जॉन डाल्टन। तो उन्होंने सिर्फ बताया था कि जो एटम्स होते हैं, उन्होंने बताया था कि मैटर को है हम छोटे छोटे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। उन्होंने अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बातें नहीं की थी। तो उन्होंने बताया था कि एक एटम होता है मैटर के अंदर, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और वो एक सॉलिड स्फीयर के शेप में होता है, जैसा बिल्कुल यहां देख रहा है। आपको मैंने फोटोज के साथ रखा ताकि विजुअलाइजेशन क्लियर हो। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए।
ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें सारी जुटा के रखी थी आप सभी के लिए, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर मॉडल जो पहला मॉडल था वो था जॉन डाल्टन, ठीक है, उन्होंने दिया था। सेकंड, जब हम और डिस्कवरी होती गई तो सबसे पहले साइंटिस्ट है जे थॉमसन, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक अलग मॉडल दिया, प्लम पडिंग मॉडल। तो आप ये सोच रहे हो कि सर क्या ऐसे ही पढ़ा दोगे क्या, ये 4 लाइन में फोटोज दिखा के एटॉमिक मॉडल? नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसा दिखता था, क्या क्या मॉडल्स और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल्स में दूसरा मॉडल जो आया वो हमारे पास आया प्लंग पॉडिंग मॉडल, इसको बोला जाता है, ठीक है। जे थॉमसन अब ये आए तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, जॉन डाल्टन ने एटम बता तो दिया कि मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि एटम जो है उसको और फर्दर तोड़ा जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए, ठीक है। तो उन्होंने बस ऐसी बातें बोली कि जो एटम है वो स्फेरिकल तो है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज इंबेडेड है। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उस टाइम रदरफोर्ड जो है वो रेडियो एक्टिविटी पे बड़ा काम कर रहे थे। तो उन्होंने रदरफोर्ड अपना एक रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या फिर गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, उन्होंने दिया। और उस हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई साहब, जो निगेटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे फैले नहीं है, वो कंसंट्रेटेड है एक स्मॉल वॉल्यूम में। यहां से शुरुआत हुई न्यूक्लियस की, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, नील बोर के मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला गया। नील बोर ने बताया कि ठीक है भाई, आपने ये चीज तो बता दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसको जो सर्कुलर पाथ होता है उसको एक ऑर्बिट बोलते हैं, और सबकी एनर्जी फिक्स होती है, ये बोर मॉडल ने बताया। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं एटॉमिक्स मॉडल्स के। और मैंने साथ पिक्चर भी आपको थोड़ा विजुलाइज कर दी कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी, ये सभी मॉडल डिटेल में पढ़ेंगे, इवन एक्स्ट्रा चीज डिटेल में पढ़ेंगे। अप टू दी, मैं कोशिश करूंगा कि अप टू दी जे एडवांस तक इस चीज को कवर अप करूं, ठीक है, कि जे एडवांस तक के कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपके खैर जे एडवांस तक तो पढ़ना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिससे जो इंटरेस्टिंग भी है और मजा भी आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अप टू जे एडवांस तक लेके चलूं, ठीक है। जितना मैक्सिमम चीजें कवर अप हो सकती हैं वो मैं इंक्लूड करूंगा इसके अंदर, ठीक। तो ये एटॉमिक मॉडल की थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था, छोटा सा एक डेमो था, ठीक है। तो आपको आई थॉट कि पसंद आया होगा, ये मैंने लेके आया आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज को देख के थोड़ा अब आपके अंदर एक्साइटमेंट जागेगी कि हाँ, इस चैप्टर को बड़ा मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा एंगेजमेंट चेक कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर देंगे एट द एंड ऑफ सेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एंगेजमेंट बना हुआ है क्लास में हमारे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे आज का पहला टॉपिक और पहला एक्सपेरिमेंट, सीआरटी। सबने सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। लेकिन यार, सबने सुना तो होगा, लेकिन इसके ये टॉपिक आते हैं ना, बच्चे बाल खुजाने लगते हैं। क्यों भाई बाल क्यों खुजाते हैं? क्योंकि यार, एक तो आधा अधूरा इस चीज को समझ आया होता है, ढंग से पढ़े नहीं होते हैं, शुरुआत का टॉपिक होता है। तो आज बहुत ढंग से और बहुत मस्त तरीके से मैं आप सभी को सीआरटी समझाऊंगा। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। देखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और यहीं से शुरुआत होती है ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो आप इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यही से हुई थी, इसी एक्सपेरिमेंट से। सो बेसिकली जब एटम की खोज हुई ना, पहली बार, जॉन डाल्टन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मॉडल भी जॉन डाल्टन ने एटम की खोज कर दी है, ठीक है। अब स्टडी शुरू हुई एटम्स के ऊपर, फर्दर स्टडी शुरू हुई कि क्या क्या बिहेवियर है, कैसे कैसे चीजें देखने को मिलती हैं, है ना, नेचर में हमारे एटम्स के थ्रू। तो उस टाइम उन्होंने एक कैथोड एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। और सेटअप क्या था, थोड़ा पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम समझ लेते हैं। यहाँ फिगर आपके लिए मैंने ऑलरेडी लेके आया, तो आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। ये कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था कि हमने एक ग्लास ट्यूब ले रखी थी, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया। तो मैं थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको हाईलाइट करते चलता हूं। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब यहां लिया गया है, ठीक है। और इसके इस जो खाली ट्यूब थी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और इसके अंदर हमने क्या किया कि गैसेस भर दिए, ठीक है। यहां एयर लिखा गया है, बट आप एयर की जगह गैसेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गैसेस लिया गया था, और गैसेस जो लिया गया था वो थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें ग्लास ट्यूब लाए, उसके अंदर हमने गैसेस को फिल कर दिया, और बहुत ही लो प्रेशर पे। अब देखो यहां क्या लिखा है, यहां एक वैक्यूम पंप लिखा हुआ है। अब ये वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, देखो, मल्टीपल चॉइस में कभी पूछा जा सकता है। तो देख लो कि जो चैम्बर है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर जब हमने गैसेस को फिल कर दिया, भर दिया, तो उसको लो प्रेशर पे लाने के लिए हम एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जो देख रहे हो, ये वाली, इस चीज को जब आप खोल दोगे ना, ठीक है, तो बहुत हाईली पैक्ड सील, देखो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकल जाता है इस ट्यूब के थ्रू।
इसीलिए इसको वैक्यूम पंप बोला गया। और अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसका प्रेशर बहुत लो होता है। तो पहली चीज क्या की हमने, ये गैसेस भरी बहुत ही लो प्रेशर पे, ठीक है। अब उसके बाद दो इलेक्ट्रोड्स लाए, दो इलेक्ट्रोड्स, जिसमें एक को बोला गया कैथोड, दूसरे को बोला गया एनोड, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से स्टेप्स वाइज समझिए। पहले ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लाए, ट्रांसपेरेंट थी, उसके बाद उसके अंदर हमने गैसेस को फिल की। यहाँ एयर लिया है, कोई बात नहीं, गैसेस का रेफरेंस लेके भी समझाया जाता है। तो हमने गैसेस को फिल कर दी, ठीक है। और देखो एक ही चीज से दोनों समझ लेंगे, दो क्या अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले डिस्चार्ज ट्यूब लाए, फिर उसके अंदर हमने गैसेस भर दी। कंडीशन क्या रखी कि उसको बहुत ही लो प्रेशर पर रखा वैक्यूम पंप के थ्रू। तो कई बार अगर मल्टीपल चॉइस पूछ जाए कि वैक्यूम पंप का काम क्या था सीआरटी में, तो आप समझ जाइएगा, आप लिख दीजिएगा, अगर कहीं ऑप्शन दिखता है तो बता दीजिएगा कि लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रोड लाए गए, एक को एनोड बोला गया, एक को कैथोड बोला गया। अब किया क्या गया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नली बाहर एक देखो बैटरी दिख रही है, ये दिस इज योर बैटरी, मतलब पावर सोर्स है ये आपका। अब देखो कंडीशन क्या लिखी गई है कि हाई वोल्टेज जनरेटर, मतलब एक बैटरी है जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज पे। तो कंडीशन आप ये याद रख लीजिए कि लो प्रेशर के साथ साथ एक और कंडीशन मेंटेन की गई। क्या मेंटेन की गई? हाई वोल्टेज की कंडीशन मेंटेन की गई। मतलब जो गैसेस थे वो लो प्रेशर के साथ साथ हाई वोल्टेज पर रखे गए थे, ठीक है। ये पूरा एक सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो आई थॉट कि भी आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आएगा। पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लाए, उसके बाद एयर को फिल कर दिया, लो प्रेशर के साथ साथ दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया? एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से। और ये जो हाई वोल्टेज था ना, ये अराउंड 10,000 वोल्ट था। आप सोच लो 10,000 वोल्ट, है ना, 10,000 वोल्ट था ये। अब इसी चीज से सोच लो कि जब ये 10,000 वोल्ट रहा होगा तो कितना ज्यादा हमने क्या किया, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट किया टुवर्ड्स दी कैथोड रे ट्यूब। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके दोनों इलेक्ट्रोड के क्रॉस हमने ये पोटेंशियल क्रिएट कर दिया अराउंड 10,000 वोल्ट का, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था सर, क्या हुआ इससे? ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिले? बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट तरह पढ़ा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा, समझो। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, देखो देखो। अच्छा, सबसे पहली बात, तुम लोग को ये डाउट नहीं आया, थोड़ा मैं देखूं कमेंट सेक्शन में, तुम लोग को ये डाउट नहीं आया कि सर ये लो प्रेशर और ये हाई इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों लिया गया? मन में डाउट आया होगा ना कि सर ऐसा क्यों, हम ऐसे नॉर्मली रख सकते थे ना एयर को, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज करने की क्या जरूरत थी? और जब ये डाउट तुम्हारे मन में आएगा ना, तो तुम ऑब्जर्वेशन को भी समझ जाओगे कि एक्चुअली इसके अंदर हुआ क्या था और कैसे चीजें काम की थी। अब देखो, जिनके जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है मैं अब समझाता हूं उस डाउट के थ्रू। देखो मैंने ही पढ़ाया और मैंने ही तुमसे डाउट भी पूछा, है ना। तो डाउट के थ्रू आइए समझते हैं कि हाई प्रेशर लो वोल्टेज का मतलब क्या है, क्यों लिया गया भाई। व्हाई दिस कंडीशन इज मैंडेटरी? अगर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करना है तो ये कंडीशन मैंडेटरी क्यों है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो मैंने तुमको क्या बताया, ये बताओ। मैंने तुमको बताया कि अंदर गैसेस भरी हुई है। अब गैसेस भरी हुई है तो मैं मान के चलता हूं कि मैंने गैसेस का एक एटम उठाया और मैं थोड़ा सा ये बताओ, किसी एटम के अंदर थोड़ा सा एक वो लेके चलते हैं, जिसमें मैं मान के चलता हूं कि तुमने 9-10 में बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। जरा एक एटम का स्ट्रक्चर मुझे बताओ, जरा एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर जी एटम का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होती है, और अभी तक हम ये पढ़े हैं कि बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। और ये भी चीजें पढ़ रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो सबको पता है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मान लो कि ये एक गैसियस एटम है जो हमने उसके अंदर लिया है, मतलब जो गैस भरा है उस गैस का एक एटम है जिसके अंदर हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध के क्या कर रहा है, गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है। अब ये बताओ कि अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है इस एटम से, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। मान लो ये कोई एटम जो है वो ए एटम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो अगर मेरे को क्या करना है, अगर मैं इस एटम ए में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, ठीक है, तो क्या ये ए प्लस में बन जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? हाँ सर ये तो कर सकते हैं, ये तो मैं समझ गया। पहले ए था, न्यूट्रल था, हमने क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ए जो है वो ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई। अब ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा क्या, या फिर तुम जाके से पकड़ के उसको खींच लोगे कि आओ भाई चलो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलो? ऐसा तो नहीं होगा ना। किसी भी एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन हमको निकालनी है तो क्या देनी पड़ेगी? अरे भाई एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा है कि ये क्या है, हमको एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर से निकालना है। और हमने ये चीज पढ़ी है कि जो वर्क होता है, वर्क नहीं, इसको इस केस में समझ लो हमने इलेक्ट्रिक वर्क किया। क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक्सटर्नल एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अब वो एक्सटर्नल एनर्जी हम कैसे देंगे? वर्क के फॉर्म में। तो हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं।
क्या, ये बताओ इलेक्ट्रिक वर्क डन सबने पढ़ा है? अरे क्लास 10 की बात है, क्या वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल नहीं होता है? सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो? अरे पोटेंशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्लास 10 याद करो, या फिर 12 में भी तो पढ़ के आए होगे। तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक वर्क को ऐसे लिख दूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल? लिख तो सकते हैं सर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, पोटेंशियल पे। अब चार्ज तो यहां फिक्स है, फिक्स कैसे है? अरे यार क्योंकि गैस का एक एटम लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है। इट मींस हम पोटेंशियल को वैरी करा के वर्क डन बढ़ा घटा सकते हैं। ओके, इट मींस कि अगर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल हम रखेंगे तो बहुत आसानी से किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए हम यहाँ हाई वोल्टेज और लो प्रेशर का एक कंडीशन मेंटेन करके चलते हैं, ताकि हमको इलेक्ट्रिक वर्क जो है, अगर हम पोटेंशियल ज्यादा रखते हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क कम करना पड़ेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत किसी भी एटम से बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर? बताओ बताओ, ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ। अगर क्लियर है तो यस लिख दो जल्दी चैट सेक्शन में, वाई लिख दो समझ में, समझ जाएंगे कि हाँ तुमने वो कंडीशन को समझ ली। जल्दी बता दो, वो एनर्जी आखिर पोटेंशियल से ही तो आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है। जस्ट गिव मी सम टाइम। तो बस इसीलिए ये कंडीशन को मेंटेन करके चला जाता है, ठीक। अब देखो अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने तुमको बताया, तो होता क्या है कि जैसे ही हम हाई वोल्टेज क्या करते हैं, जैसे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमने देखा कि वो जो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर हमको ग्लो देखने को मिल गया। यहां लिखा भी देखो, ग्रीन ग्लो। माय गॉड, ये क्या होने लगा? अब साइंटिस्ट जब इस चीज को नोटिस किए, देखो यहां लिखा है वो ग्लो होना शुरू हो गया उसके बैक साइड। किधर? एनोड के पीछे हमने क्या क्या लगा रखी थी, याद रख लो, यहां एक स्क्रीन भी लगी होती है जिसको हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। तो एनोड के पीछे हम एक स्क्रीन लगा रखे थे, फ्लोरोसेंट मटेरियल की वो स्क्रीन थी। तो जैसे ही हमने यहां से बैटरी को ऑन किया, हमने क्या देखा कि एनोड के पीछे वाले साइड में ग्लो दिख रहा है। को कैसा ग्लो? यहां लिखा है ग्रीन ग्लो, ठीक है। तो हमको एक ग्लो दिखा, हमको एक रोशनी दिखी पीछे वाले साइड में। अब जब ये चीज साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो वहां से कंक्लूजन निकला कि क्या हुआ होगा कि जैसे हम भी कैथोड और एनोड के बीच वो हाई पोटेंशियल डेवलप किया, तो कैथोड वाले साइड से कैथोड रे चली जो कि एनोड के पीछे वाले स्क्रीन पे जाके हिट की, जिसके वजह से, अब देखो फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है थोड़ा समझो। देखो फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसपे, फ्लोरोसेंट मटेरियल के पीछे हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी ताकि हम डिटेक्ट कर पाए कोई भी हलचल हो तो। अब हमने हलचल को डिटेक्ट किया, हलचल को डिटेक्ट कैसे किया? फ्लोरोसेंट मटेरियल पीछे जब लगाई हुई थी तो हमने हलचल को डिटेक्ट किया। कैसे डिटेक्ट किया भाई? एक सेकंड, इसी चीज को मैं यहां कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और मैं समझाता हूं ढंग से, एकदम ढंग से, ठीक है। नो वरी नो टेंशन, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया पीछे, तो हमको ग्लो नजर आया। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल अगर हिट करता है उस पे तो वो ग्लो करता है। तो इस ग्लो के हेल्प से हम समझ गए कि भाई साहब आगे किधर, कैथोड वाले साइड से कुछ तो पार्टिकल चले हैं जो कि रेज के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, और इन्हीं को बोला गया कैथोड रे। और शायद अब आप ये समझ गए होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों पड़ा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि कैथोड के साइड से कुछ रेज चली है जो ही क्योंकि है कैथोड रेज, और वो क्या की पीछे वाले फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके हिट की, जिसकी वजह से ग्लो देखने को मिला और वो पूरा ट्यूब जो है वो ग्लो करने लगा। बताओ समझ आया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? ओह ओके ओके, नीचे नहीं लिखेंगे, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अरे जस्ट फॉर रेफरेंस दिया गया है यार, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्लो हुआ, ठीक है। बस यहाँ रेफरेंस में ग्रीन लिखा था तो मैं तुमको ग्रीन ग्लो बोल के समझा दिया, ठीक है। अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग ग्लो देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जी, तो ये था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
तो यहां से कंक्लूजन निकला और हमने इस चीज को समझा कि कुछ तो है जो रेस के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है कैथोड के साइड से, पीछे मार रहा है, तो पूरी स्क्रीन जो है वो ग्लो हो रही है। ठीक, अब इसमें देखो क्या दिया जाता है, अब थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है जिससे मल्टीपल चॉइस कई बार बनते हैं, तो हम लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैथोड रे ट्यूब का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखते हैं। ठीक, और ये भी तो बचे हुए हैं, रुको इनको हटा दे, जल्दी से हमने यहां लिख दिया था। ठीक, तो अब देखो, अब इसमें एक थ्योरी वाला पोर्शन कवर अप होता है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए गए। ठीक है, कि जब ये ग्लो हमको देखने को मिला तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन इससे हमको मिली, उसके बेसिस पे हमने बनाया। तो आइए पॉइंट वाइज सबको पढ़ेंगे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस बनता है यार यहां से। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना सब लोग और समझना। ठीक है, सबसे पहली चीज, अरे बहुत बेसिक सी चीज है यार, क्या एक्सपेरिमेंट देख के आपको भी पता लग गया होगा कि जो कैथोड रेज थी वो कहां से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड्स एनोड। क्यों भाई? क्योंकि जो ग्लो था वो पीछे देखने को मिला है ना, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने यहां लगा रखी है। कौन से पॉइंट पे? यहां लगा रखी है, यहां फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। तो ग्लो यहां जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कैथोड के साइड से रे चली होगी और एनोड के साइड ट्रेवल की होगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हमको देखने को मिल गया। दूसरे पॉइंट में समराइज करें तो क्या पता चला, देखो ये पता चला कि दीज रेज आर इनविजिबल। ये रेज आंखों से नहीं दिखी, इसीलिए तो जब हमने पीछे ग्लो जब हमको देखने को मिला ना, तब ये चीज को हम कंक्लूड कर पाए। हम रेज को ट्रेवल करते हुए नहीं देख पाए, दीज रेज आर इनविजिबल। ठीक है, लेकिन जब हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो रेज आकर टकराई है ना, तो जब जो ग्लो हुआ है ना, उससे हम समझे हैं कि कुछ तो है जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसलिए उसको हमने, क्योंकि वो कैथोड से आता हुआ नजर आ रहा था, मतलब नजर तो नहीं आ रहा था कह सकते हैं, बट क्योंकि वो एनोड के अपोजिट साइड कैथोड के साइड से ही वो ग्लोइंग दिख रही थी, इसीलिए हम कंक्लूड किए कि उसका नाम हम कैथोड रे रखेंगे। ठीक है, तो ये एक इनविजिबल रेस थी, ऐसा मत समझना कि आंखों से इस रेस को देखा जा सकता है। ठीक है, दीज आर इनविजिबल, बट क्या हुआ, कॉज फ्लोरोसेंस। कॉज फ्लोरोसेंस का मतलब लाइट होता है, मतलब ग्लो, इसका मतलब है ग्लो। ठीक है, व्हेन हिट बाई देम, मतलब पीछे जो स्क्रीन है जब उस स्क्रीन पे आके टकराई तो ग्लो देखने को मिला। क्लियर है? ठीक है, तीसरा कंक्लूजन ये दिखा गया कि जब देखो हुआ क्या, अब देखो बारी बारी से ना स्टेप्स देखो देखो कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई होगी। पहली चीज तो पता चल गई कि भाई कैथोड से आ रही है, इसका नाम कैथोड रे है। दूसरी चीज ये इनविजिबल थी, जब स्क्रीन पे हिट की ग्लो हुआ तो पता चला कि ये जो है इनविजिबल रेज है। तीसरी चीज देखो, रास्ते में हमने क्या किया ना, रास्ते में हमने क्या किया कि इसके रास्ते में छोटी छोटी, है ना, पैडल व्हील्स रख दी, ऐसी पैडल व्हील्स, बहुत स्मॉल पैडल व्हील्स। और जो ही पैडल व्हील रखी गई ना, तो जो पैडल व्हील का जो शैडो है ना वो हमको देखने को मिला उस ट्यूब के निचले वाले हिस्से पे। इट मींस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कैथोड रे जो है वो उनके हेल्प से क्या दिखा गया, कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा गया उनके रास्ते में तो शैडो फॉर्म हुआ उस ऑब्जेक्ट का। तो छोटे छोटे पैडल व्हील जब रखे गए ना तो इसकी शैडो यहां देखने को मिली हमको। तो थर्ड कंक्लूजन ये था कि ये क्या, दे फॉर्म, इसको ऐसे समझ लो कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लिखते चलिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो, एज दे फॉर्म अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। अब सवाल यह है कि भाई ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है? तो अरे अरे गधो हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है तो शैडो कब बनेगा? अरे यार जब लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तभी तो शैडो बनता है।
अगर लाइट रे सीधी नहीं जाती तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का शैडो हम देख पाते? हम अपना शैडो भी नहीं देख पाते। तो अगर शैडो बना, ओहो कहां गया, अगर शैडो बना तो क्या कंक्लूजन निकला? अगर शैडो बना तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो रेज है ना ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बताओ क्या ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? ध्यान से समझना, क्या ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हैं सभी को? जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से वाई लिख दो, समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, चिंता मत करिए, सारे पॉइंट कवर अप करूंगा। क्यों? क्योंकि अप टू द मैक्स पढ़ना है इसको, ठीक है? अभी तक समझे नहीं थे लेकिन अब समझ गए होगे, ठीक है? अगली कैरेक्टरिस्टिक्स में यह देखा गया कि दीज रेज आर negatively charged. These rays are negatively charged particles. समझे? अब सवाल यह आ रहा होगा कि अभी आपने बोला कि रेज इनविजिबल थी, ठीक है? चलो ठीक है, मान लिया रेज इनविजिबल थी, पीछे स्क्रीन लगी थी तो ग्लो हो गया। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत सिंपल थी, दूसरी भी सिंपल थी और तीसरी भी समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट रखा तो शैडो बन गई। अब ये चौथी में आप क्या बोल रहे हैं कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओ माय गॉड, कैसे भाई? सबसे पहला दो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है बताऊं? कई बार कंफ्यूजन क्या होता है और एक्चुअली होता क्या है समझो। देखो, अभी तो हम कैथोड रे 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 बोल रहे थे, तो अभी रे और अभी पार्टिकल, क्या मतलब बनता है भाई इसका? आप ये कैसे लिख दिए कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स? कभी आप कैथोड रे बोल रहे हैं और अभी आप बोल रहे हो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में कि ये पार्टिकल्स हैं। अब मुझे समझाइए कि कभी आप रे बोलते हो कभी पार्टिकल बोलते हो, पार्टिकल कैसे बन गया? कभी रे तो कभी पार्टिकल, और साथ में आपने ये भी बता दिया कि निगेटिवली चार्ज है। कैसे भाई, कैसे? आओ उस चीज को समझते हैं। और यही पता नहीं चलता है, और लिखवा तो देते हैं सारे टीचर्स, समझाता कोई नहीं है। देखो मैं समझाता हूं, ये एक्चुअली कैथोड रेज इनका नाम तो था, लेकिन एक्चुअली थी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पहले बोला गया मेगाट्रॉन्स। क्या बोला गया पहले? और फिर बाद में क्या नाम हुआ? हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैथोड रे ही है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैथोड रे ही है। अब तो आप लोग ये सोचोगे कि सर ये हमारा आंसर नहीं हुआ। हमारा आंसर ये है कि भाई वो पार्टिकल कैसे, अभी आपने रे बोला फिर पार्टिकल कैसे बना दिए भाई, और दूसरी चीज निगेटिवली चार्ज कैसे? अब देखो यही मैं समझाता हूं। और एक्चुअली अब यहां आएगा ये इमेज पिक्चर में, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं अभी, ये पिक्चर आएगा। अब इस पिक्चर को ध्यान से समझेंगे। देखो पता कैसे चला कि ये निगेटिवली चार्ज रे है? बहुत सिंपल सी चीज की, क्या की हमने, देखो ऊपर हमने यहां दिख रहा है, इस पोजीशन पे देखो थोड़ा ध्यान से, ऊपर कौन सा प्लेट है भाई? ऊपर सर जी निगेटिवली चार्ज प्लेट दिख रहा है। देखो एक प्लेट ले ली मेटल की, उस पर सिर्फ निगेटिव चार्ज बिछा दिए, ठीक है? नीचे क्या किया, नीचे क्या किया सर जी? नीचे देखो एक और प्लेट लाई नीचे और पॉजिटिवली पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखेर दिया। तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक है? अब जहां निगेटिव, अब मान लो ऐसे कि एक ऊपर प्लेट है जहां पूरा निगेटिव चार्ज है, एक नीचे प्लेट है जहां पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि यार पॉजिटिव से निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप हो जाएगी? अरे सर पढ़े 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 पढ़े, ये तो पढ़े कि जहां ऊपर पॉजिटिव जहां निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब अगर पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी तो समझो यहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। देखो ध्यान से देखो, जो पिक्चर है उस चीज को समझना। यहां बीच में क्या आ गई? जहां मैंने टिक किया है, टिक, उस पॉइंट पे क्या आ गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो सोचो कि अगर कैथोड रे को मैं पास करूंगा, तो शुरुआत में जब क्या है, ये दोनों प्लेट से दूर है, जब ये रेस दोनों प्लेट से पीछे है, तो अभी तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन जब हमने क्या किया, इधर भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, अब हुआ क्या, क्योंकि इस रेस को हम देख नहीं सकते थे, तो जैसे ही ये रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर की, अब बताओ रेज जो है, जैसे ही रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर की, इधर भी एक हमने स्क्रीन लगा रखी थी, तो इधर ग्लोइंग शुरू हो गई, ये वाले एरिया में ग्लोइंग शुरू हो गई। तो इससे कंक्लूजन क्या किया गया कि जो रेज है ये किधर मुड़ गई है? टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ओ, और अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव की तरह भागता है, इट मींस उस चार्ज का नेचर क्या होगा? नेगेटिव नेचर ही तो होगा। अब बताओ कि समझ आया कि नहीं? झूठ मत बोलना।
सर समझ में आ गया, आज समझ आ गया कि निगेटिवली चार्ज रेज कैसी है। जरा बता दो अगर समझ आ गया है तो, बता दो जरा कि मजा आ गया सर। अगर ये चीज समझ में आ गई तो बहुत कम लोगों को चमकती है यार, एक बार बता दो अगर ये चीज समझ में आ गई तो। हाँ सर, एकदम समझ में आ गई कि कैथोड रे तो स्ट्रेट थी, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बीच में, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुआ वो तुरंत डेविएट हो गई किधर, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट। इट मींस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो पता चल गया कि वो चार्ज थी वो कैसी थी, निगेटिव नेचर की थी। बता दो यार, चमक गई, बिल्कुल चमकी होगी, ग्लो हो गया होगा एकदम, है ना जी। मजा आ गया, अगर मजा आया तो लिख दो मजा आया, सर समझ आ गया। अभी तक कंफ्यूजन में था, अब समझ आ गया। बताओ, ये समझ आया, बता दो यार, अगर समझ आया तो बता दो जल्दी। चलिए जी, ये नेगेटिव। अब मैं पार्टिकल वाली बात को समझाता हूँ। पार्टिकल बोले ये भी समझाओ, ये तो नेचर समझा दिए, पार्टिकल समझाओ। अब पार्टिकल के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। अब बहुत सिंपल है यार, मतलब अब कुछ है ही नहीं। क्या हुआ, देखो हुआ क्या ना, कि जैसे ही मैं तुमको पीछे बताया था क्या, जैसा सब लोग, ऐसा ये वाला देखिए फिजेट स्पिनर सब लोग तो चलाए होगे, ऐसा होता है ना। इसको स्पिन व्हील बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पिन व्हील। अब इसी स्पिन व्हील को हमने क्या किया ना, इनके रास्ते में प्लेस कर दिया। ट्यूब के अंदर की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको ये पार्टिकल समझा रहा हूं कि पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है भाई, रेस वाली। ये आपको मैं समझाता हूं कैसे प्रूफ हुआ। अरे जो डुअल नेचर आप बोले हो ना नीचे, किसी ने डुअल नेचर मैटर का बोला है भाई, उस टाइम तक अभी सिर्फ एटम पे बातें चल रही थी, ये नहीं पता था कि एटम का डुअल नेचर है। तो यहाँ डुअल नेचर नहीं लगेगा, एटम है डुअल नेचर वाला रीजन नहीं लगेगा। यहाँ कैसे पता चला कि वो पार्टिकल है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। देखो, इस स्पिन व्हील को हमने रास्ते में ऐसे प्लेस कर दिया, बहुत छोटी सी स्पिन व्हील थी, ठीक है, बहुत स्मॉल थी। अब जैसे ही हमने स्पिन व्हील को प्लेस किया ना, ये स्पिन व्हील लगी घूमने, रोटेट होने लगी ये स्पिन व्हील, ऐसे ऐसे घूमने लगी। ओहो। और जैसे ये स्पिन व्हील का मूवमेंट देखने को मिला, मतलब हैशटैग स्पिन व्हील, क्या बात, हैशटैग करके पढ़ेंगे बिल्कुल। जैसे ही ये स्पिन व्हील मूव करने लगी, अब ये बताओ कोई भी चीज मूव करती है तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, बिल्कुल आती है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई, सर जी हाफ एम बी स्क्वायर। इट मींस अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी आई है तो वो कहां से आई होगी, जाहिर सी बात है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी, अगर वो स्पिन व्हील मूव कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है इट मींस कहीं ना कहीं से उसका, उसके अंदर क्या आएगा, मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ होगा। और मोमेंटम किसके पास होता है, किसी पार्टिकल के पास ही तो होता है। ऐसा कोई पार्टिकल है, ऐसा कोई वेव है जिसके पास मोमेंटम हो। हाँ मतलब अब जब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहां तो ये चीज समझेंगे, बट अभी के केस में ये बताओ कि अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है इट मींस उसके पास मास है, तभी तो मोमेंटम है। और अगर मास है तो वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। ओ माय गॉड, मतलब अगर स्पिन व्हील रोटेट हो रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है, तो एनर्जी कहां से आई होगी, जरूर कहीं मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। तो रेज का मोमेंटम स्पिन व्हील पे ट्रांसफर हुआ, और अगर रेज के पास मोमेंटम है तो किसी भी बॉडी के पास मोमेंटम कब होता है, जब उसके पास मास होता है। और मास कब होता है, जब पार्टिकल नेचर हो। इट मींस रेज जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है। यहां से प्रूफ हो गया। कैसे, क्योंकि अगर वो किसी को काइनेटिक एनर्जी दे सकता है इट मींस मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम रेज टू स्पिन व्हील, तभी वो स्पिन व्हील रोटेट होना शुरू की। बताओ, चमक गया, चमक गया, क्लियर है तो जल्दी बता दो। यस सर, यस सर, समझ आ गया, समझ आ गया सर कि पार्टिकल नेचर कैसे है, और समझ आ गया कि नेगेटिव चार्ज कैसे है। तो पार्टिकल नेचर का एक्सप्रेशन क्या है कि बीच में स्पिन व्हील रखेंगे, जो स्पिन व्हील रखे स्पिन व्हील रोटेट होने लगी, इट मींस कहीं से मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ होगा। और अगर रेज के पास मोमेंटम है इट मींस रेज के पास पार्टिकल नेचर रहा होगा, तभी वो स्पिन व्हील रोटेट की है। तो मैं सिर्फ ये फिगर बहुत मुश्किल से मिला है मेरे को। देखो मैं ऐसे समझाता ना, नहीं समझ आता, इसलिए फिगर दिखा दिया ना, मस्त तरीके से समझ गए तुम लोग। ये समझाना जरूरी था, समझ गए। बता दो, बता दो, चलो। और मूव करते हैं टुवर्ड आवर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। क्या है भाई आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारा, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारा, इसको ऐसे हटा दे, आ जाओ। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा है, द्वारा ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, चार्ज टू मास रेशियो यहां समझाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे,
डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और द नेचर ऑफ गैस यूज्ड। मतलब क्या है सर? मतलब कि जो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है ना, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना या फिर ग्लो दिखाना, दूसरी चीज उसका पार्टिकल नेचर, उसका निगेटिव चार्ज नेचर, एक कैथोड से शुरू होना एनोड तक जाना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता है, आप इलेक्ट्रोड बदलिए, आप किसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लीजिए, हीलियम मेटल का ले लीजिए, क्या बोल रहा हूँ, प्लैटिनम का ले लीजिए, है ना, आप कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नेचर का कैथोड एनोड यूज करो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहेंगी, नहीं बदलेगा। और ये भी नहीं कि सिर्फ गैस पे, तुम गैस हीलियम ले लो, तुम हाइड्रोजन ले लो, तुम ऑक्सीजन ले लो, तुम नाइट्रोजन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा सेम रहेंगी। मतलब कैथोड रे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक कैथोड रेज की है वो कभी डिपेंड नहीं करती है कौन सा नेचर का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है और कौन सा नेचर का गैस यूज किया है। तो सिंपल सी लाइन है, सब समझ जाओगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां ये आती है और ये कई बार पूछा जाता है, चार्ज टू मास रेशियो, जिसको Q बाई एम भी बोला जाता है, इक्वल टू ना लिखा जाए यहां, ठीक है, गलत हो जाएगी ये इक्वल टू वाली बातें। चार्ज टू मास रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ये थोड़ी समझने वाली बात है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर आपको याद करें तो आप याद कर सकते हैं, ये होता है 1.76 न्यूटन टू दी पावर 11, और क्योंकि चार्ज टू मास है तो सबको पता है कूलम पर केजी लग जाएगा, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये चार्ज टू मास रेशियो क्या है? चार्ज टू मास रेशियो क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो यहां बोला गया कि चार्ज टू मास रेशियो फिक्स है, तो सवाल ये आता है कि फिक्स और कांस्टेंट क्यों है भाई? कैसे फिक्स हो गया, कैसे कांस्टेंट हो गया, नहीं समझ आ रहा है, मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कांस्टेंट है ये रेशियो 1.76 आया कैसे, खैर ये तो जाना नहीं आया कैसे, बट समझ लो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर जब भी हम चार्ज टू मास रेशियो, मतलब वो जो गैस लेंगे ना अंदर, क्योंकि कैथोड रे कहां से, अरे भाई सब गैसेस का तो खेल है, गैसेस के वजह से हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है, तो गैस का चार्ज और गैस का मास रेशियो लेना, ये दोनों फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, जैसे मैंने तुमको क्या बताया था कि किसी भी गैस के एटम के अंदर जब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक गैसियस एटम की बात कर रहा हूं और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लो ये कोई ए गैसियस एटम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ए प्लस कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले, ठीक है, एक सेकेंड। अब मुझे सर तुम ये बताओ कि जो गैसेस एटम ए है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का नेचर सभी गैसेस के लिए सेम होगा? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या एक फंडामेंटल पार्टिकल है और सभी गैसेस के अंदर ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर जैसे सिंपल सी बात करूं, खैर उस टाइम तो चार्ज की बातें नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, बट मैं तुमसे ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन का नेचर होगा, क्या वो सभी के लिए सेम होगा ना? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले ही बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो चाहे आप ए में से निकालो, चाहे आप कोई भी गैस बी ले लो, उसमें से भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यार रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ही, उसका नेचर तो नहीं बदलेगा ना। इलेक्ट्रॉन का नेचर बदल सकता है क्या? नहीं भाई, अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो ऐसा थोड़े होगा कि अगर हीलियम के लिए, हीलियम के अंदर का इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो नहीं भाई नाइट्रोजन के अंदर का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन का नेचर तो सभी गैसेस के लिए सेम होगा, तो यार अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर सभी गैसेस के लिए सेम होगा तो चार्ज टू मास रेशियो भी तो फिक्स ही रहेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन का नेचर भी किसी गैस के लिए नहीं बदल रहा है तो चार्ज टू मास रेशियो तो ऐसे ही फिक्स हो गया। इट मींस कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर बात किसकी हुई थी? बात इलेक्ट्रॉन की तो हुई थी, मोटा मोटा ये डिस्कवरी किसका है? डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात हो रही है। तो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो अगर हम चार्ज टू मास रेशियो देखते हैं ना हमेशा, किसके लिए? कैथोड रे ट्यूब के लिए, तो चाहे आप कोई भी गैस ले लो बच्चा, कोई भी गैस ले लो, चार्ज टू मास रेशियो फिक्स रहेगा, 1.76 इंटू 10⁻11 ही रहेगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर किसी भी मटेरियल के लिए नहीं बदलता है, अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो वो निगेटिवली चार्ज ही रहेगी।
बताओ, अब क्लियर हो गया कि चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट क्यों होता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर? क्लियर? बिल्कुल। अरे फिक्स है भाई, वही तो। सर थोड़ा साफ साफ बड़ा लेकर पीडीएफ में साफ नहीं दिखता। ओके ओके ओके, ठीक है। बताओ क्लियर हो गई? अगर बातें क्लियर हो गई तो जल्दी बता दो यार। हाँ सर, क्लियर। समझ आ गया कि चार्ज टू मास रेशियो फिक्स क्यों है, कांस्टेंट क्यों है। ठीक। सो यही सारी बातें थी किस पे, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। काफी लंबा हो गया ना, लेकिन मजा आया, समझे ढंग से। अगर अभी तक समझ नहीं आया होगा ना तो अब समझ गए होगे यार। बोलो समझ गए हो? हम्म, बता दो। हाँ, एक चीज और नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नोट करा देता हूं यहाँ। क्या नोट कर लो, यहाँ नोट कर लो ये थर्ड चीज, कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दीज रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड these rays get deflected on electric and मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, आप मैग्नेटिक फील्ड लाओगे ना तो भी ये आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप ये भी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर सकते हैं। खैर अब आप तो मैंने ऊपर समझा ही दिया है तो अब ये तो समझ ही जाओगे। बोलो मजा आया? डबल मजा आया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आज हम कैथोड और एनोड रे निपटा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, ताकि कल के लेक्चर में मॉडल मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल क्या, अरे एटॉमिक मॉडल, मॉडल नहीं मॉडल, एटॉमिक मॉडल। फिर धीरे धीरे बॉर, बॉर के बाद और सारी चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब कुछ। मतलब समझ लो पूरी मॉडर्न फिजिक्स में ये प्लेलिस्ट ऐड की जा सकती है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैं पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है। यही है मॉडर्न फिजिक्स में भी, ठीक है। क्लास 12 की मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आओ एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसमें कुछ ज्यादा करने वाली बातें हैं नहीं, क्यों? क्योंकि मेन बातें कैथोड रे में हो चुकी है। तो अब इसी से तुम लोग समझ जाओगे। देखो हुआ क्या था, क्या हुआ था, ध्यान से समझो। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, देखो बहुत लोग को भ्रम होता है ना, ये भ्रम आज निकाल दीजिए आप। जैसे वहां क्या बोला मैंने कि कैथोड से निकलती हुई रे आई थी, तो वहां कैथोड रे बोला गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि एनोड से निकलेगी रेज, इसलिए इसका नाम एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और कई बार एग्जाम में दिया भी और गलती करके भी आते हो। नहीं भाई, एनोड रेज कभी भी एनोड से नहीं निकलती है। कहोगे हैं, कैथोड से निकलती थी तो उसका कैथोड रे नाम रख दिए, या एनोड रे नाम है मतलब पक्का एनोड की साइड से रे कोई गई होगी इसलिए तो उसका नाम एनोड रे है। नहीं है बच्चा, नहीं है। कभी ये मत याद रखना कि एनोड रेज हमेशा ओरिजिनेट एनोड से कभी नहीं होती है। ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और गलत करके आओगे एग्जामिनर फंसाएगा तो, ठीक है। तो ये कभी भी एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है, ठीक है। तो समझे भाई, समझे क्या है खेल और क्या क्या है माजरा? आओ समझे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। वही सेम चीज उठाऊंगा और पीछे जैसी चीजें यहां से भी रिपीट करके समझाऊंगा और बहुत मस्त तरीके से समझोगे। देखो क्या है, जैसे देखो यहाँ हमने बैटरी तो लगा रखी थी, ठीक है। क्या बैटरी लगाई थी? पॉजिटिव टर्मिनल को इधर एनोड, तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, और नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड, तो ये इधर नेगेटिव चार्ज हो गया था। चलो भाई ये तो ठीक है, बेसिक चीज है। इसमें क्या नया बताया आप समझो। देखो नया क्या है। अब जैसे मैंने तुमको एग्जाम्पल लिया था क्या, कि मान लो मैं यहाँ तुमको समझा देता हूँ कि ये एक गैस का आइटम है, मान लो ये, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि समझ में आए तुम लोग को। अब ये बताओ कि गैस के एटम्स के अंदर मान लो ये पूरे एटम्स भरे हुए हैं इसके अंदर। अब हुआ क्या था, मैं तुमको पीछे बताया था क्या, कि अगर मान लो ये ए है, तो मैंने जैसे जैसे तुमको पीछे बताया, मैं यहां समझा देता हूं कि मान लो वो ए गैस का एटम था, तो उसमें से हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला था कुछ एनर्जी देके, तो वो ए प्लस बना था, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। अब ये बताओ कि जैसे ही गैस इसके अंदर हमने बड़ा हाई वोल्टेज का अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन तो निकला ही, साथ में ये ए प्लस भी बना है ना, ये देखो। अब ये ए प्लस जो है, ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है। ये तो है सर। तो इसमें नया क्या है? अरे भैया इसमें नया ये है कि जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसको थोड़ा ऐसे समझो, कहां गया, हाँ, थोड़ा इसको ऐसे समझो कि ये एटम है, और एटम से जैसे ही यहां से ये एटम पहले ए से ए प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है। और अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो क्या ये निगेटिव साइड के पीछे की तरफ नहीं भागेगा? अरे मतलब पीछे हमने ये तो सोचा ही नहीं कि यहां भी ये भी तो है।
ये तो एक पॉजिटिव चार्ज आयन है। अरे ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हमको हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये भागा किधर, ये एनोड के साइड भाग गया। लेकिन आपने पिछले वाले में तो इसकी बात ही नहीं की। तो इसकी बात जब ये देखी गई, जब स्क्रीन हमने सिर्फ एक साइड लगाई तो हमको एक साइड ग्लो दिखा। अब क्या किए ना, अगले टाइम में साइंटिस्ट ने स्क्रीन इधर भी लगा दी और बीच में छोटे छोटे ऐसे होल कर दिए। मतलब होल इन द सेंस कि पहले अगर कैथोड को ऐसा बनाया गया था तो बाद में एनोड को ऐसा होल करके बना दिया गया ऐसा। ठीक है, अब इसको पता क्या बोलते हैं, ये यहाँ कैथोड नहीं, यहां समझ लो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया। परफोरेटेड का मतलब होता है ना छेद किया हुआ, बीच बीच में होल्स थे, छेद थे। और पीछे फिर स्क्रीन लगा दी, इधर भी इस बार। अब मैंने तुमको क्या बताया कि जैसे ही यहां मान लो कि गैस का यहां एटम्स था, ठीक है, पूरा एटम से भरे हुए थे। अब जैसे ही ये जो ए है ये ए प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये एक पॉजिटिव आयन बनेगा, और जैसे ये पॉजिटिव आयन बनेगा अब ये किधर भागेगा, ओ भाई साहब ये तो भागेगा अब इधर, किधर, कैथोड वाले साइड। ओके, इट मींस जब हम यहां से, अगर मैं इस एंड से अपनी आंख लगा के देखूं, ये हमारी आंखें मान लो, तो हमको क्या नजर आएगा, हमको यही तो नजर आएगा ना कि भाई साहब एनोड के साइड से कोई रेज आती हुई दिख रही है हमको। इसीलिए इसका नाम दिया गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब समझे कि इसके पीछे का नाम देने का क्या रीजन है। तो जब हम दूसरी साइड से, यहां अब इस बार ग्लोइंग किधर होने लगी, अब इस बार ग्लोइंग कैथोड वाले साइड, यहां ग्लो होने लगा। तो बहुत बहुत सोच सवालों के बाद ये चीज पता लगाई गई कि जो क्या है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल गैसियस एटम। यार जो आयोनाइजेबल गैसियस एटम था ना, पॉजिटिव वाला, अब वो भगा पीछे के साइड। और पीछे के साइड जैसे ही भगा तो पीछे जब हमने स्क्रीन लगाई तो ग्लो होने लगा। इसके वजह से जब हम पीछे वाली साइड से देखे तो ऐसा हमको लगा कि ये एनोड के साइड से आ रही है, इसलिए इसका नाम एनोड रे एक्सपेरिमेंट दे दिया गया। बट एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज बना था ना, जब हम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे हाई वोल्टेज लगाने के बाद, तो जो पॉजिटिव चार्जली आयन बना था जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल गैसियस एटम। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल गैसियस एटम। तो ये जो रेज थी ये एक्चुअली आयोनाइजेबल गैसियस एटम से निकल रही होती है, और जब पीछे वाले कैथोड के साइड जाकर हिट करती हैं तो पीछे भी हमको ग्लोइंग देखने को मिलता है। वहीं से इसका नाम दिया गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है गाइस। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट एक ही चीज है। समझ आ गई, मजा आया तो बोलो हाँ सर मजा आया। हाँ दोनों तरफ ग्लो देखने को मिला था ना। हाँ भाई बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एक, अरे भाई समझो समझो, एक साथ दोनों दोनों एक्सपेरिमेंट हुए थे, समझ, मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट नहीं कह रहा हूं, मतलब एक साथ दोनों बिहेवियर देखने को मिला था। बिल्कुल, क्योंकि पिछले वाले टाइम में भी देखो, मैंने तुमको ये चीज समझाई थी जब मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा था, याद है। तो एक चीज यही से याद रख लो। देखो ये ऑब्जर्व भले बाद में किया गया, ठीक है, लेकिन साथ में दोनों हुए थे। यहां से तुम्हारी एनोड रे बन गई थी उस टाइम भी, और यहां से कैथोड रे बन गई थी। ठीक है, बट भले ही ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट को लेट समझ में आई, इसीलिए अलग अलग बांट दिए, एनोड रे और कैथोड रे। लेकिन अब तो समझ आ गया ना कि ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो समझ आ गया ना। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी लेट मिली साइंटिस्ट को, ठीक है, इसीलिए। हालांकि हुआ दोनों एक ही साथ था, क्यों, क्योंकि देखो यहां भी तो वो जो एटम ए मैंने माना तो ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बना, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया कैथोड रे किधर साइड, इलेक्ट्रॉन निकल गया एनोड की साइड। और जो ए प्लस था उस पर साइंटिस्ट थोड़ा लेट ध्यान दिए, शुरुआत में ध्यान ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर वो जो ए प्लस था वो पीछे के साइड भागा कैथोड की साइड। समझ आया। तो कैथोड रे कहां से कहां जाती है याद रख लो, कैथोड टू एनोड। लेकिन जो एनोड रे है वो कैथोड टू, कैथोड उसका ओरिजिन नहीं होता है, उसका ओरिजिन होता है आयोनाइजेबल पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। फिर वो यहां से निकल के, अब कैनाल रेज नाम क्यों दिया गया ये भी समझ लो भाई, इसके पीछे का रीजन देखो। अब खुद सोचो ना कि जैसे कि मैंने यहाँ ये हल्का हल्का जो छेद वाला जो मैंने, ऐसे इसको छेद वाला नहीं बोलेंगे, परफोरेटेड, जो हमने परफोरेटेड कैथोड बनाया है, तो समझो कि इसके अंदर से ऐसे रेस पास हो रही है, तो ये तुमको दिख रहा है जैसे कनाल, जैसे कैनाल में वाटर फ्लो होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ना। तो इसलिए इसका नाम कैनाल रेस दिया गया, कैनाल रेज। क्लियर है, कैनाल रेज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि परफोरेटेड
परफोरेटेड कैथोड का यूज किया गया था। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ यार, समझ आया? एनोड रे समझ आया? अरे बता दो बता दो। अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक सब सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक एडिशनली लिखवा के आपका समय नहीं गवाऊंगा मैं, बस एक चीज यहां मैं एडिशनली बता देता हूं क्या है। ठीक है, अब वो ये है कि इस केस में मैं अगर आपसे चार्ज टू मास रेशियो पूछूं ना, तो अब आपको मिलेगा धक्का, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होता है। ओ माय गॉड, यानी उस केस में चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट, इसके में चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ? देखो क्यों नहीं हुआ, मैं समझाता हूं। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस यूज्ड एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मतलब इलेक्ट्रोड बदल दोगे तो भी बदल जाएगा, और गैस बदल दोगे तो भी बदल जाएगा। मतलब चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं रहा। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अब ये कौन से नेचर का गैस यूज किया उस पर डिपेंड कर रहा है, और कौन से नेचर का मटेरियल यूज किया उस पर, कौन से नेचर का इलेक्ट्रोड यूज किया मटेरियल का, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब सवाल ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर कैनाल रेज में तो फिक्स था, क्योंकि समझ समझ आ गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेचर सेम है। यहां भी तो चार्ज टू मास रेशियो सेम होना चाहिए ना। अरे थोड़ा ध्यान दो, क्या ध्यान दो, अगर मैं Q बाई एम मतलब चार्ज टू मास रेशियो की बात करूं, तो ये यहां फिक्स नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? नेचर ऑफ गैस पे। कैसे? जैसे मैं वही एग्जांपल लू, अगर अगर ए जो है वो ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो कैथोड रे के लिए हमने किसको देखा था? कैथोड रे के लिए हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी। क्यों? क्योंकि कैथोड रे से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, तो नेगेटिवली चार्ज रेज थी, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए थे। लेकिन एनोड रे के लिए अब हम ये ए प्लस को चेक करेंगे ना, और ये ए प्लस का चार्ज अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हो सकता है। अरे ये तो हमने समझा ही नहीं। मतलब अगर मैं यहां हीलियम लेता तो यहां He प्लस बनता, नाइट्रोजन लेता, खैर नाइट्रोजन ले तो निगेटिव चार्ज है तो अभी इसको हटा ही दो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लेता मान लो, तो O2 माइनस बन जाता है ऐसे, समझ रहे हो? तो इस चीज के लिए समझ लो कि डिफरेंट गैसेस के लिए मैं तुमको ये समझाता हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी बात है। डिफरेंट गैसियस एटम के लिए जो ए है, ये ए प्लस जो है, ये ए प्लस अलग अलग होगा ना। फॉर डिफरेंट गैसेस, ये जो ए प्लस है ये भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब तुम जरा सोच के देखो, अब तुम जरा इस चीज को सोच को देखो। ठीक है, कि अगर ए प्लस बदल गया तो ऊपर वाली वैल्यू बदल गई, और जब चार्ज बदल गया, ए प्लस मतलब कि उसका चार्ज ही तो है, अगर चार्ज बदल गया तो चार्ज टू मास रेशियो कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या? ये बताओ, नहीं हो सकता है। तो आई थॉट ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए जो पॉजिटिव चार्ज आयन की वैल्यू बनती है वो अलग अलग बन रही है। तो चार डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होगा। अरे इलेक्ट्रॉन थोड़े है कि उसका नेचर सेम होगा यार, सभी चीज, सभी के इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, लेकिन क्या सभी के लिए वो जो ए प्लस पॉजिटिवली आयोनाइज्ड गैसेस एटम बन रहा है क्या वो सेम होंगे? क्या वो हीलियम का सेम होगा, नाइट्रोजन का सेम होगा, ऑक्सीजन का सेम होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। हाइड्रोजन का सेम होगा? ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। अब भाई हाइड्रोजन का H प्लस अलग तरह बिहेव करेगा, हीलियम का H प्लस अलग तरह बिहेव करेगा, तो ए प्लस डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। जब ए प्लस मतलब चार डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो चार्ज टू मास रेशियो कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर जी। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? समझ गए तो बता दो मजा आ गया, समझ गए? अगर समझ गए तो बता दो मजा आ गया, समझ गए? सब्सटेंस, पार्टिकल, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एलिमेंट में डिफरेंस क्या? अरे यार इस चीज में इतना कंफ्यूजन क्यों हो? एकदम बेसिक सी चीज है यार, नेट पे चेक करके इस चीज को समझ सकते हो। कंपाउंड वो होता है जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसमें बहुत डिफरेंट सारे एलिमेंट कंबाइंस होते हैं। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस बेसिकली केमिस्ट्री के नेचर में किसी भी एलिमेंट का कितना अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करने का एक वर्ड है। इतना कंफ्यूजन है, क्या रिक्वायरमेंट है? नेट है, नेट देखिए, सर्च करिए, छोटी छोटी चीजें, उससे
थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है क्लास में, तो बहुत बेसिक सी बात है यार, तो समझ सकते हो। आप देखो, अब समझ आ गया क्यू बाई एम रेशियो क्यों डिफरेंट है। अगर मजा आया तो मजा आया सच में। अब देखो, अब क्या करते हैं, जल्दी से फटाक से आज का एक मॉडल खत्म कर लेते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ना, देखो अब ये देखो वाटरमेलन देख के ना मुंह में पानी आ गया होगा, ये यार वाटरमेलन है ना। लेकिन आओ समझो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, पहला एटॉमिक मॉडल पे हम आ चुके हैं, हमारे रेज वाले सारे खत्म हो चुके हैं। अब रेज में कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, मैंने मल्टीपल चॉइस बनेगा तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से बनेगा, आराम से समझ सकते हो, सबका एक्सप्लेनेशन भी तुमको दे दिया प्रॉपर। थॉमसन एटॉमिक मॉडल थोड़ा समझते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में इसको प्लम पॉडिंग मॉडल बोला जाता है, प्लम पॉडिंग मॉडल, या फिर कई लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी बुलाते हैं। इसलिए मैंने वाटरमेलन का फिगर लिया है और मस्त तरीके से समझाऊंगा। दोनों फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है इस फिगर को और इसके बगल वाले वाटरमेलन वाले फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लिखा गया है। देखो, बहुत मस्त चीज बताई थॉमसन मॉडल ने, ठीक है। हालांकि वो गलत निकली, बट कोई बात नहीं, मजा तो आया, कम से कम एटलीस्ट कोई ना अपना एटॉमिक मॉडल तो लेके आया यार पहली बार। तो देखो, अगर आप ये इस वाले पिक्चर को देखोगे जिसमें एटॉमिक मॉडल लिखा गया है, और इसको देखोगे वाटरमेलन, तो आपको कुछ कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्या सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बहुत बेसिक चीज है, बहुत जल्दी है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी बताता हूं। देखो है क्या, जैसे आप वाटरमेलन को देखते हो तो वाटरमेलन में क्या होता है, एक तो ये रेड वाला एरिया है और ये ब्लैक ब्लैक इसके बीज है, दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, क्या जे थॉमसन भाई साहब वो क्या बोलते हैं कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन होता है, वैसे ही एक एटम के अंदर जो, जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पोर्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो पूरा, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर पूरा रेड वाला पोर्शन भरा पड़ा है उसके सरफेस पे, वैसे ही उन्होंने ये बताया कि जो एटम जो है, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि एटम एक स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बोली कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके पूरे सरफेस पे बिखरा हुआ है, मतलब उसको अगर अच्छी भाषा में कहें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के सरफेस पे, ओवर दी सरफेस ऑफ एटम। बिल्कुल कैसे, जैसे एक वाटरमेलन में जो लाल वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाल वाला पोर्शन दिख रहा है, इतना पूरा भरा पड़ा है, ये लाल वाला पूरा, ये देखो ये लाल वाला पोर्शन इतना है ना। तो बिल्कुल ऐसे उन्होंने बोला कि एक सबसे पहली चीज क्या बोली कि एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरी चीज, पॉजिटिव चार्ज उस पर पूरी तरफ फैले होते हैं, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर जो रेड पोर्शन फैला होता है, बिल्कुल वैसे ही। और अगली चीज क्या बोली, अगली चीज ये बोली कि जो उसके ब्लैक वाले बीज है ना, मतलब जो सीड्स हैं, बिल्कुल सीड्स जैसे गड़े हुए हैं। क्या दिख रहा है वाटरमेलन के अंदर, तुमको देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, रेड वाले पोर्शन के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक चीजें गड़ी हुई दिख रही है ना, ऐसे गड़ी हुई लगी हुई चीज दिख रही है। तो वैसे उन्होंने क्या बोला कि जो ब्लैक वाला पोर्शन जैसे वाटरमेलन के अंदर दिखता है, जो बीज जो है वो कहीं 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 प्रेजेंट है उसके पूरे रेड वाले सरफेस पे, वैसे ही एक एटम के अंदर, कितनी मस्त बात बोली थी ना उन्होंने, एक एटम के अंदर निगेटिव चार्ज जो है वो भी क्या है, इम्बेडेड है। इम्बेडेड का मतलब गड़ा हुआ, जैसे वो गड़ा है ना, इम्बेडेड है एट सम पार्ट्स ऑफ द स्फीयर। मतलब कुछ वो जो स्फीयर एटम, उसके सरफेस पे कुछ पार्ट पे एटम जो है, निगेटिव चार्ज जो है वो गड़े हुए हैं, बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह, इसलिए इसका नाम दिया गया प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो तीन चीजें याद रख लीजिए, क्या पहली चीज उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरी चीज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम, मतलब सिर्फ सरफेस पे नहीं, मतलब मैं बस रेफरेंस के लिए सरफेस ले, हालांकि पूरा स्फीयर है, थ्री डायमेंशनली पूरा भरा होगा पॉजिटिव चार्ज, और कहीं कहीं गड़े होंगे निगेटिव चार्ज, बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह। यानी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओवर अ सरफेस हटा ही देता हूं मैं, ठीक है, ओवर अ सरफेस लिखना सही नहीं होगा, ठीक है, उसको ऐसे लिख लो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल एटम। अब सही है, हम नोट्स बनाओ तो कायदे का नोट्स बनाओ और सही नोट्स बनाओ, ठीक है, ओवर द स्फेरिकल एटम। सो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वाटरमेलन के अंदर पूरा एरिया रेड वाला बहुत ज्यादा होता है, वैसे ही बहुत ज्यादा नंबर में पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं जैसे बीच बहुत गड़े गड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह, वैसे ही एटम के अंदर भी निगेटिव चार्ज गड़े हुए हैं, इंबेडेड है सम पार्ट्स पे। तो ये था क्या, बोलो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
अब थॉमसन मॉडल में कुछ और बातें करें तो क्या अगली चीज इन्होंने क्या दी, पॉइंट के टाइप, सब पॉइंट की तरह समराइज कर दूंगा, एटम न्यूट्रल होता है। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई, ठीक है, एटम इज न्यूट्रल। अच्छा न्यूट्रल का मतलब, अरे न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उस पर नहीं है, जितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर में निगेटिव चार्ज फैले हैं। मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर में निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, ये उन्होंने बात बोली थी। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एटम पे ओवरऑल चार्ज यानी नेट चार्ज रहेगा जीरो, तो एटम रहेगा न्यूट्रल। तो तीन बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ, बताओ थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो। अरे वो देखो, वो जैसे एटम की डिस्कवरी हुई तो अब वो एटॉमिक मॉडल सारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करना शुरू किए, ठीक है, तो उन्होंने अपना अपना कंक्लूजन दिया। ठीक है, उन्होंने कंक्लूजन दिया, वाटरमेलन खा रहे होंगे, उनको आ गया होगा वो कंक्लूजन, जस्ट फॉर अ जोक, मजाक में लो उसको, ठीक है, बस समझो अभी, ठीक है। उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन तो भाई जे जे थॉमसन सर ही थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज में सारे पॉइंट समराइज कर दिए और हम उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज समझ में आ गई होगी आपको कि एक वाटरमेलन की तरह ही उनका मॉडल था, इसलिए उनका नाम प्लम पडिंग मॉडल दिया गया, या फिर वाटरमेलन मॉडल बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक। अब देखो अगली चीज क्या है कि जैसे ही अब ये इनका मॉडल कुछ दिन चला, सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट किए, एग्री किए, लेकिन फेलियर और ड्रॉबैक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जानना भी जरूरी होता है। तो इनका जो फेलियर नहीं कहेंगे, इतने महान साइंटिस्ट और ये सब सर्च किए, तो ड्रॉबैक्स क्या लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग फेलियर लिखता है बट मैं नहीं मानता हूं, मैं ड्रॉबैक्स की तरह समझाता हूं। ड्रॉबैक फेलियर खैर एक ही चीज हुई, लेकिन समझ लो ऐसे ड्रॉबैक्स क्या थे इनके। ड्रॉबैक्स ये थे कि पहली चीज, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, could not explain stability ऑफ एटम। देखो एटम की स्टेबिलिटी से बहुत सिंपल सी चीज है, अब तुम खुद सोचो ना, अब तुम खुद सोचो कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों किसी एटम में एक जगह पड़े हुए हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को सभी न्यूट्रलाइज कर देंगे और ओवरऑल एटम तो खत्म हो जाना चाहिए, बट एटम तो एग्जिस्ट करता है। सोचने वाली बात तो है। अगर पूरे स्फीयर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डाल दिया जाए एकदम, तो सब दूसरे को न्यूट्रल आउट, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और एटम तो फिर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है। तो पहली चीज यही थी कि ये जो मॉडल था इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझे। और दूसरी चीज, खैर मेजर तो यही था, दूसरी चीज ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने स्टैटिक मान लिया, है ना। क्यों, बोले तो थे कि गड़ा हुआ है, गड़ा हुआ मतलब कहीं ना कहीं रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया था, स्टैटिक मान लिया था। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, मूवमेंट को ना तो एक्सप्लेन किया ना ही उसका जिक्र किया, और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बता दिया कि वो स्टैटिक है। क्लियर। तो ये छोटे से दो ड्रॉबैक थे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, समझ आ गया नहीं, मतलब देखो फेलियर नहीं बोलना चाहिए ना यार, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सब, तो मैं बस ड्रॉबैक आपको बता देता हूँ। ड्रॉबैक खैर दूसरी चीज होती है, मतलब लिख सकता है आपको फेलियर लिखना है तो, बट मैं अपनी तरफ से ड्रॉबैक लिखता हूँ। ड्रॉबैक का मतलब ये होता है कि वो चीजें सही है लेकिन उसमें बस कुछ एरर्स है, बट ये चीजें तो पूरी एरर्स है ना, तो फेलियर ही कहेंगे एक तरह से, ठीक है। ऐसा इक्वल टू बराबर नहीं होता है एकदम। तो चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं उसको फेलियर डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, बट मैं बस पर्सनली ड्रॉबैक यूज करता था, बट चलो कोई बात नहीं। फेलियर सेम नहीं है यार, ड्रॉबैक फेलियर सेम नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। तो आई थॉट समझ में आया होगा, ठीक है। उप्स, मैंने आपको आगे वाली चीज दिखा दी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा, जब पढ़ते चलेंगे ना तभी देखते चलेंगे सब कुछ मजे से। क्लियर, मजा आया, अगर मजा आया तो बता दो। हाँ सही बात है, 19 सेंचुरी में इतना भी सोचना बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। चलिए जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो आज की क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। बहुत मस्त तरीके से हमने सारे एक्सपेरिमेंट को समझा और साथ ही एक एटॉमिक मॉडल भी हमने पढ़ लिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब आई एटॉमिक मॉडल कल कंटिन्यू करेंगे और कल देखते हैं कंटिन्यू होते होते ये लेक्चर कितना मजेदार बनता है, पूरी सीरीज एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली कितनी मजेदार बनती है, वो तो समय बताएगा। और बहुत मस्त तरीके से सब कुछ सीखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे,
टिल देन टेक केयर।